हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज डिस्कशन। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के द हिंदू न्यूज डिस्कशन की। आगे बढ़ें उससे पहले क्लैट यूजी 2024 के लिए अवेंजर बैच हमारा शुरू हो चुका है। क्लैट यूजी 2025 के लिए हमारा विजेता बैच शुरू हो चुका है। एनएलसेट 2023 के लिए ब्रह्मास्त्र बैच हमारा चल रहा है। आप इन सभी कोर्सेज की डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप डाउनलोड करके डेमो क्लास देख सकते हैं, डिटेल देख सकते हैं। कोई भी आपको दिक्कत है तो वहां मैसेज करके जानकारी भी ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी हमारी टीम का दिया हुआ है, आप उनसे भी बात करके डिटेल जो भी इन कोर्सेज की जानना चाहते हैं वो जान सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं फिर आज के हमारे द हिंदू न्यूज डिस्कशन की। एक देखो अभी ना मैटर जो है काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, तो ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि एक मामला ये आया है कि अगर कोई पर्सनल लॉज मतलब कोई रिलीजन का जो पर्सनल लॉ है वो 15 की एज में भी शादी को अलाउ कर रहा है, तो क्या वो लीगली सही होगा या नहीं होगा। देखिए बेसिकली बात यहाँ पे आई हुई है मुस्लिम रिलीजन में, क्योंकि वहाँ पे पर्सनल लॉज में बच्चियों की शादी जो है वो अलाउ है अगर वो लोग प्यूबर्टी को अटेन कर लेती हैं। तो बहुत बार ऐसा देखा हुआ है कि 14-15 ईयर्स के एज ग्रुप में प्यूबर्टी आने के बाद उन महिलाओं की शादी कर दी जाती है, और इसी के वजह से ये मामला जो है अभी हमारे कोर्ट में आ फंसा हुआ है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया हुआ है वेदर गर्ल्स एज ए यंग एज 15 ईयर्स कैन एंटर इनटू अ वेडलॉक ऑन द बेसिस ऑफ कस्टम और पर्सनल लॉ व्हेन सच मैरिजेस कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस इन स्टैट्यूटरी लॉ। क्योंकि देखिए जो हमारे देश में मैरिज के लॉज हैं या फिर जो चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में लॉज हैं उसमें तो महिलाओं की शादी 18 से कम और पुरुषों की शादी 21 से कम जो है वो अवैध है, इलीगल है। लेकिन इन पर्सनल लॉज के चलते हुए ऐसा बहुत जगहों पे शादी हो रही है, तो क्या वो गलत है, क्या वो सही है। और यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम रिलीजन की बात नहीं है, आप लोग अगर डेली बेसिस पे द हिंदू हमारा फॉलो करते होगे तो आपको याद होगा कि मैंने साउथ साइड के ट्राइब्स की एक कहानी डिस्कस करी थी, और द हिंदू का जो सैटरडे में ग्राउंड जीरो आता है उसमें भी ये कहानी आई थी। देखो वहां पे ट्राइबल कम्युनिटी जो होती हैं या फिर कहीं की भी ट्राइबल कम्युनिटी ले लो, उन लोगों को इतना आइडियाज तो लॉस का है नहीं, और ट्राइबल कम्युनिटीज में ये प्रैक्टिस है कि शादी जो है काफी जल्दी अर्ली एज पे हो जाती है। तो बहुत बार ये हो रहा था कि शादी के बाद जब पुलिस वाले जो हैं उन लोगों को उठा के ले जा रहे थे, अब उनको लग रहा था कि भाई हमने तो कुछ गलत किया नहीं है, ये क्यों हो रहा है, फिर वो हमारे गवर्नमेंट की गलती है, गवर्नमेंट के खिलाफ हो जा रहे थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था। तो यही सब एक मामला अभी कोर्ट में आया हुआ है कि क्या ये जो पर्सनल लॉज इस तरीके के मैरिजेस को अलाउ कर रहे हैं ये सही है, तो भाई इसको सही बता दीजिए, और अगर नहीं है तो फिर ये सब लोग गैरकानूनी के काम के अंडर में आएंगे। ठीक है, भारत के अंदर अंडर इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 एंड हिंदू मैरिज एक्ट 1955, द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर अ मैन इज 21 एंड फॉर वुमेन इट इज 18। ठीक है, चलिए हाउएवर अंडर द मुस्लिम पर्सनल लॉ यहां पे ये कहा गया है कि भैया जब वुमेन जो है वो प्यूबर्टी की एज अटेन कर ले देन शी कैन मैरी। प्यूबर्टी की एज बेसिकली एक जो मापदंड होता है वो यही होता है कि व्हेन वुमेन स्टार्ट टू हैव देयर मेंस्ट्रुएशन। तो इस तरीके से यहाँ पे ये मामला जो है कोर्ट में है। भारत में कौन से लॉज हैं जो इस चीज को प्रोहिबिट करते हैं। देखिए एक आया था प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021, इसके अंदर यह कहा गया था कि भैया वुमेन की शादी की एज ना 18 से भी बढ़ा के 21 कर दो। कितनी कर दो? 18 से बढ़ा के 21 कर दो। पर ये फिर काफी क्रिटिसिज्म हुआ और ये हुआ तो ठंडे बस्ते में चला गया। है सॉट टू अमेंड द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 जो 18 की बात करता है, उसको ये अमेंड करने की बात कर रहा था, इसको 21 ईयर्स कर दो। ठीक है, आपने एक मूवी देखी होगी बुलबुल, नेटफ्लिक्स पे है, नहीं देखी होगी तो देखिएगा। चाइल्ड मैरिज पे एक बहुत अच्छी कहानी है कि एक छोटी सी बच्ची से शादी हो जाती है एक बहुत बड़े आदमी की। फिर जब ये बंदा अपनी वृद्धावस्था में होता है देन शी इज एट दैट टाइम अडल्टहुड में होती है अपने। ठीक है, और उस समय इनका एक छोटा भाई होता है जो इनके एज का होता है, तो ये अपना बॉन्ड ना उसके साथ ज्यादा फील करती है। और भाई ये बहुत एक ऑब्वियस बात है कि एक चाइल्ड की जब शादी हो रही है तो वो अगर सामने वाले घर में जा रहा है
तो वहां पे जो चाइल्ड होगा उससे ज्यादा बॉन्ड फील करेगा। तो ये एक अच्छी कहानी थी, मतलब ऐसे तो हॉरर मूवी है बट उसको मैंने यहाँ पे इमेज इसलिए डाला क्योंकि रिलेटेड है। अब क्या रीजंस हैं हमारे देश में जिसकी वजह से चाइल्ड मैरिज हो रही है? तो देखिए, सबसे पहला रीजन तो पॉवर्टी है। गरीबी जो है ना एक बहुत बड़ा कारण है चाइल्ड मैरिज के होने का। देखो, आपको मैं कोविड के टाइम की कहानियां बताता हूं। कोविड के बाद ना काफी सारे आर्टिकल निकले थे इसके ऊपर कि पेरेंट्स ने, गरीब पेरेंट्स ने अपनी बच्चियों को स्कूल भेजना बंद कर दिया और लड़कों को कंटिन्यू रखा बहुत जगहों पे, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस आई, और लड़कियों की शादी भी कर दी, जिससे कि जैसे परिवार में 4 लोग हैं तो 3 हो जाएं, बर्डन कम हो जाए। तो ये पॉवर्टी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कि नॉर्म्स है, समाज में कल्चर चला आ रहा है पहले से, भाई शादी इस एज में होती है तो इस एज में करनी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्राइसिस। क्राइसिस क्या है? हमारे देश में आज भी एक बहुत बड़ी ये विडंबना है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि लोगों ने अपने घर की इज्जत जो है ना वो महिला से और उसके क्या हाव भाव हैं उससे जोड़ ली है। मतलब अगर कोई स्त्री का किसी के साथ अफेयर हो तो मतलब आपके परिवार का नाम खराब हो रहा है, या कल को किसी स्त्री ने लव मैरिज कर ली, प्रेम संबंध कर लिया, तो आपके परिवार का नाम खराब हो रहा है। वहीं ये चीज मतलब अपने आप में इतनी गलत है। सभी के पास अपना फंडामेंटल राइट्स भी हैं और एक ह्यूमन राइट भी है यार, आप जिसके साथ रहना चाहो रहो। लेकिन इससे जब रेस्पेक्ट को देखा जाता है ना, तो इस डर से भी बहुत जल्दी जल्दी शादी कर दी जाती है। ये कहानी आप लोगों ने अपने आसपास भी देखी होंगी, क्राइसिस वाली। कभी कभी क्या होता है ना, फैमिली भी जल्दी कहती है चलो शादी कर लो, शादी कर लो। जैसे मैं आपको अपने ही एग्जांपल दे देता हूँ, मैं 25 का हूँ, तो घर वाले प्रेशर डालते हैं भाई कर लो। तो उनका क्या रीजन होता है कि नहीं बोलेंगे तो कहीं अपने मन से कर लेगा। एक मतलब हाइपोथेटिकल समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो यही होता है क्राइसिस वाला सीन, समझ रहे हो? तो ये कुछ कारण है। भारत में कौन से लॉज हैं जो चाइल्ड मैरिज एक्ट को चाइल्ड मैरिजेस को प्रोहिबिट करते हैं? तो पहला है प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 और दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। ठीक है। इसके बाद नेपाल में रविवार के दिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। ब्लैक बॉक्स रिकवर हुआ है एक्सीडेंट साइट से। करीबन 72 पीपल्स जो हैं इस येटी एयरलाइन, क्या नाम है इसका, ये वैसे पता है ये एयरलाइन नेपाल की ना बहुत ज्यादा क्रैश होती हैं, और ये क्या नेपाल की ही बहुत ज्यादा फ्लाइट्स क्रैश होती हैं। तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है यार, कभी नेपाल जाना हो ना तो डोंट गो विद दिस मतलब फ्लाइट वाला रूट, आप मस्त गाड़ी के रूट से जाइए। ये बहुत क्रैशेस होती हैं, न्यूज़ बहुत आती रहती है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, एक ना फेसबुक लाइव एक इंडियन बंदा जो बिहार का था ना उसने भी किया है। आप ये सोचो कि क्रैश होने से 10 सेकंड पहले की फेसबुक लाइव अभी यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसमें वो बता रहा है, अचानक से फिर वो क्रैश हो जाती है। तो ये इस तरीके की चीजें वहां पे हो रही हैं। ठीक है, आई थिंक ही वॉज गोइंग टू काठमांडू फॉर सम टेम्पल विजिट और इस चीज के लिए। अब देखिए एक और आपको ना इसी ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतना कुछ नहीं पर पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अभी देखिए इसी में एक और कहानी है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये, कि ये जो फ्लाइट थी ना इसमें एक फीमेल पायलट थी। ठीक है, इन फीमेल पायलट का जो हस्बैंड है ना वो 2006 में येटी एयरलाइन के एज ए पायलट थे, और येटी एयरलाइन 2006 में जब क्रैश हुई थी तब उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर इन्होंने कहा कि अब मैं सीखूंगी और मैं जो है मैं भी पायलट बनूंगी, जस्ट टू मतलब एक कह सकते हो कि अपने पति के रेस्पेक्ट में कि भाई वो पायलट थे तो अब मैं भी करूंगी। ठीक है, तो आफ्टर हिज डेथ शी वेंट टू अमेरिका, शी टुक द ट्रेनिंग एंड ऑल, सब कुछ हुआ। और किस्मत आप देखिए कि अभी जो रविवार के दिन जो फ्लाइट क्रैश हुई है ना उसमें वो पायलट जो है इन्हीं की वाइफ थी जो क्रैश अभी ये फ्लाइट हुई है। तो ये कहानी है, इसी में जुड़ी हुई थी तो मैंने कहा आपको बता देता हूँ। कहानी नहीं मतलब रियल स्टोरी है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है बट न्यूज़ थी तो आई थॉट कि आपके साथ शेयर किया जाए। एक्सपोर्ट्स ड्रॉप बाय 12.2% इन अ ईयर ऑन स्लो डिमांड। ये देखो फिस्कल डेफिसिट वाला मैंने आपको शायद फ्राइडे के सेशन में भी बताया था। होता क्या है फिस्कल डेफिसिट, सिंपल सी बात है, इंपोर्ट जब आप ज्यादा करने लग जाओ और एक्सपोर्ट जो है आप कम करने लग जाओ तो यही जो डिफरेंस हो जाता है ना यही कहलाता है फिस्कल डेफिसिट। मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि चाइना से जो है कितने सारे सामान जो है हम लोग इंपोर्ट करते हैं। ये जो डिस्प्ले आप देख रहे हो ये भी चाइना से मंगाया गया है, 2-2.5 लाख रुपए का आता है। ऐसे सोचो इंडिया में कितने टीचर्स ले रहे होंगे, ऐसे कितनी सारी चीजें होती हैं। तो इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो गया है, एक्सपोर्ट कम हो गया है।
अब उस दिन चाइना से रिलेटेड था, आज पूरे वर्ल्ड से रिलेटेड है कि भैया पूरे वर्ल्ड से रिलेशन में भी भारत का जो फिस्कल डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। एक्सपोर्ट जो है वो 12.2% एक ईयर में गिर गया है। तो ये है कहानी इस वाले न्यूज की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट G20 के ऊपर आर्टिकल आया हुआ है। इस साल आपको G20 के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन G20 को डिटेल में मैंने एक बार करा दिया है 4 या 5 दिन पहले ही। आप लोग कभी कोई टॉपिक जैसे सर्च करना चाहो ना, तो अभी हमने एल्गोरिथम में डालना शुरू कर दिया है कि किस दिन हमने कौन सा टॉपिक किया है। तो आपको जैसे कभी सर्च करना है, जस्ट टेक एन एग्जांपल G20, तो यूट्यूब पे डाला करो क्लैट पॉइंट G20, ठीक है। जैसे आप ये सर्च करोगे ना, सबसे ऊपर जो वीडियो आएगी द हिंदू एनालिसिस की, वो ओपन कर लिया करो। उसमें टाइटल डले हुए हैं कि किस टाइम पे G20 डिस्कस किया होगा। ऐसे ही आप किसी भी टॉपिक को अब हमारे यूट्यूब चैनल पे ढूंढ सकते हो। हमने यूट्यूब एल्गोरिथम डालना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो G20 के बारे में डिटेल है भाई, हमने डिटेल में डिस्कस कर ही रखा है। देखो भाई, रिपब्लिक डे के दिन जो भी चीफ गेस्ट आता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ये पूछा जाता है। तो भाई इस बार के रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन में इजिप्ट के प्रेसिडेंट जो हैं उनको इनवाइट किया गया है। इनका नाम है अब्देल फतह अल सीसी, ठीक है। तो ये यहाँ पे इनकी पिक्चर है, ध्यान रखिएगा। रिपब्लिक डे के बारे में थोड़ा सा अभी जान लेते हैं, फिर जब हमारा ये 74th है या 73rd, आई थिंक 74th रिपब्लिक डे होगा इस बार, कंफर्म कर लेना। तो 74th रिपब्लिक डे जो है हमारा इस बार, ये 26 जनवरी को मनाया जाएगा। इसके बाद इसमें जो भी चीजें होंगी वो हम तब डिटेल में डिस्कस करेंगे। भी थोड़ा सा जान लो। देखो, जब अपना देश आजाद हुआ था ना, तो उस समय अपने पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। उस समय हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 को यूज करते थे। देखो, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ना, उन्होंने डिसाइड किया था कि 15 अगस्त 1947 को इंडिया को आजादी देंगे। उसकी जापान से कुछ वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड कुछ कहानी है, मुझे अभी याद नहीं आ रही है, इस वजह से उन्होंने वो डेट चुनी थी। फिर देखो क्या हुआ, हमारे देश के जो भी उस समय लीडर्स थे उनके दिमाग में आया कि भाई अपने को अब अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 से इतना नहीं चला पाएंगे। वैसे आपको एक बात बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक मेजर पोर्शन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 का यूज किया हुआ है, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमिटी अपॉइंट करी गई, डॉक्टर अंबेडकर एज द चेयरमैन उसके अपॉइंट किए गए। इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है रेडी कर लिया, अडॉप्ट कर लिया 26 नवंबर 1949 को। पर एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर ये हो गया था तो फिर वेट क्यों किया गया, इसी समय क्यों नहीं पारित कर दिया गया। तो भाई कहानी है 1929 की। लाहौर अधिवेशन जब था 19 दिसंबर 1929 में, उस समय पूर्ण स्वराज की या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस और 19 दिसंबर 1929 पास्ड द हिस्टोरिक रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज और कंप्लीट सेल्फ रूल फॉर इट्स राहुल सेशन। तो इसी के लिए फिर यहाँ पे थोड़ा वेट किया गया और 26 जनवरी 1950 को आपका जो है यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिला, ठीक है। तो ये कहानी थी इससे रिलेटेड। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, जैसे कि एक्टर एंड इटालियन फिल्म लीजेंड गीना लेबोग्रिडा डाइज एट 95 ईयर्स। अगर ये किस कंट्री की हैं तो ध्यान रखिएगा, इटली, ठीक है। ये कोई काम की चीज नहीं है। यहाँ पे देखिए इजराइल वर्सेस पैलेस्टीन जो है वो चला आ रहा है, उसी से रिलेटेड है कि एक 14 ईयर्स के किड को मार दिया गया है इजराइल फोर्सेस के द्वारा, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। इसके बाद बेलारूस ओपन ट्रायल्स ऑफ ए जर्नलिस्ट ऑफ अ प्रोमिनेंट पोलिश न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे इनका नाम है, इन्होंने क्रिटिसाइज किया था प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकान्स्को को। एंड्रेज पोकोस, मैं नाम लिख देता हूँ इनका, कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं बता सकता हूँ आपको भी, रुको। देखो भाई, ये क्लैड में तो नहीं आएगा, लेकिन क्लैड में भी वैसे पैसेज बेस में कुछ भी डाल सकते हैं, आजकल तो पता नहीं है, बट हाँ ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि एंड्रिच पुकोजोट, इनको भी जेल में डाला गया, किस कंट्री के हैं या फिर अभी कौन है, किस फील्ड से हैं। तो जर्नलिस्ट थे, बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकान्स्को को इन्होंने क्रिटिसाइज किया था, तो उनके ऊपर जो है अब ट्रायल चला दिया गया है। 12 साल की प्रिजन की सजा इनको जो है वो हो सकती है, ठीक है। अब देखिए यहां पे ना, मैंने एक दिन आपसे कहा था कि यूके वर्सेस ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस इंग्लैंड में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे जो हैं ये नहीं ध्यान रखते, उनको नहीं पता होता है, जिसके वजह से बहुत कंफ्यूजन होती है। तो आज हम समझते हैं।
देखो ये जो ब्लैक वाला है ना, ये क्या है, इंग्लैंड, ठीक है, ये क्या है आपका, इंग्लैंड, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। जब इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को मिला दो तो आपका बन जाता है क्या, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। और जब इसमें आयरलैंड भी जोड़ दिया जाता है तब ये बन जाता है यूके। क्या बन जाता है, यूके। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है अभी इसके अंदर? आई होप नहीं होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए जो सबसे पहले इंग्लैंड और को सिर्फ आप देख लो तो ये आपका क्या है, ये आपका बन जाता है इंग्लैंड। फिर जब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड एंड वेल्स को मिला दिया जाता है तब आपका बन जाता है क्या, ग्रेट ब्रिटेन। और जब इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड को भी जोड़ दिया जाता है तो वो आपका हो जाता है क्या, यूके, ठीक है। तो ग्रेट ब्रिटेन इज द ऑफिशियल कलेक्टिव नेम ऑफ द इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स एंड देयर एसोसिएटेड आइलैंड्स। और यूके में आपका नॉर्दर्न आइलैंड भी आ जाता है। देखो यहाँ पे दो है, एक रिपब्लिक ऑफ आइलैंड है और एक नॉर्दर्न आइलैंड है। तो यूके जब भी अगर कोई बोले तो ध्यान रखना उसमें नॉर्दर्न आइलैंड इंक्लूडेड है, स्कॉटलैंड इंक्लूडेड है, वेल्स इंक्लूडेड है, इंग्लैंड इंक्लूडेड है। जब सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन बोले तब नॉर्दर्न आइलैंड हटा देना, वो नहीं इंक्लूडेड है। और जब सिर्फ इंग्लैंड बोले तो वो आपको पता ही है, ठीक है। क्लियर हो गया? इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ये थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेना, कंफ्यूजिंग होता है बट ये बहुत बार ऐसे टर्म्स यूज होते हैं तो फिर ना आप लोग इसमें गलतियां कर देते हो, तो वो मैं चाहता नहीं हूँ कि भाई करें। क्योंकि मेरे से एक दिन मैंने कुछ टर्म यूज़ करी थी क्लास में, तो किसी स्टूडेंट ने कहा था कि सर हमें इसमें मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर मैंने कहा चलो समझा ही देते हैं, है ना। ठीक है, चलिए। और एक और टर्म कभी कभी लोग यूज करते हैं इसके लिए, सिर्फ क्या यूज करते हैं, आयरलैंड, ठीक है। चलिए, तो सबसे लास्ट में आज हमने ग्रेट ब्रिटेन, यूके और बाकी इन सब में डिफरेंस समझा, कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ देखी, फिर हमने यहाँ पर रिपब्लिक डे के बारे में थोड़ा थोड़ा सा देखा, चीफ गेस्ट रहने वाले इजिप्ट के प्रेसिडेंट वो देखा, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, क्या कहानी है, ये पूरा हमने जाना, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे नेपाल की कहानी देखी कि नेपाल में अभी प्लेन क्रैश हुआ है, उसमें एक बहुत मतलब ऐसा कोइंसिडेंट बहुत कम होता है बट ऐसा ही हुआ कि एक हस्बैंड ने उसी फ्लाइट की कंपनी में पहले अपनी जान गंवाई हुई थी, अब उन महिला ने भी जान गंवा दी है। इसके बाद पॉवर्टी नॉर्म्स क्राइसिस, ये हमने रीजंस जाने, चाइल्ड मैरिजेस के दो जो एक्ट हैं चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट करते हैं वो जाना, ठीक है। मैटर क्या आया है सुप्रीम कोर्ट में वो जाना। इस केस का नाम, ये आपका होमवर्क है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे किस केस के अंदर जो है यहाँ पे ये बात अभी कोर्ट में आई हुई है, ठीक है। एनएलसेट का बैच चालू है, क्लैट यूजी 2024, क्लैट यूजी 2025 का बैच चालू है, आप इनमें इनरोल करना चाहें कर सकते हैं। एंड आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा हो। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं कल आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत।